Okay, so let's start with exemplar practice from linear equation. एनसीईआरटी कंक्लूड करने के बाद अगर कोई भी रेंज ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है वो सिर्फ इस वाली किताब से है। तो इसको कवर करने के बाद हमारी रेंज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। जितनी वैरायटी कवर करने की जरूरत है एग्जाम के लिए वो सब अपने को यहाँ से फाइनली मिल जाता है। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर कंप्लीट कॉम्बिनेशन। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पलर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एमसीक्यू एक्सरसाइज है वहां से स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग का पार्ट मोस्टली तो रेशो बेस्ड रहेगा, जो रेशोज इस चैप्टर के अंदर पढ़े गए हैं। आइए देखते हैं। एग्जाम्पलर की 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट एक्सरसाइज का। एमसीक्यू बेस्ड है। ओके। तो रेशो बेस्ड एक क्वेश्चन, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमें मिल रहा है तो हमें सिर्फ रेशोज का असेसमेंट करना है और अकॉर्डिंगली लाइन को क्लासिफाई करना। जब हम इस वाले क्वेश्चन में चेक कर रहे हैं फर्स्ट वाले में, तो एक्स के दोनों नंबर्स का जो रेशो आ रहा है 6/2, यहां से रेशो आ रहा है -3/-1, और यहां से रेशो आ रहा है हमारे पास 10/9। तो ये तो 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, लेकिन ये चेंज हो गया। कौन सी कंडीशन को मैच कर गया ये रेशो, जिसमें पहले दोनों इक्वल होते हैं? आंसर हो जाएगा कौन सा? पैरेलल। तो सिर्फ वो लाइंस के रेशो क्लियर होने चाहिए कि किस रेशो को किस लाइन से कनेक्ट किया जाता है, एंड वी कैन सिंपली मार्क दैट पर्टिकुलर वन। तो ये जो रेशोज थे, ये जो इक्वेशंस थी, वो पैरेलल लाइंस का रेशो क्लियर कर रही थी। ठीक। ओके। तो सिर्फ हमें एक्स का, वाई के और कॉन्स्टेंट्स के रेशोज डेवलप करने हैं, वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो चेक करना है। उसके हिसाब से लाइन बाइफरकेट हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Okay, here comes the next one. Let's check the ratios of x, y, and the constants. 1 or -3, 2 or -6, 5 और 1। तो ये भी -1/3 हो गया। Again, the first two are equal and the third one is not equal. That corresponds to which lines? That corresponds to parallel lines. And parallel lines में अभी अपन ने लिखा कि they have no solution। तीन चीजें, या तो लाइंस का टाइप, या तो उनका नंबर ऑफ सोल्यूशन, और या फिर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। दैट्स इट। यही आएगा रेशियोज पे। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ इक्वेशंस यहां से वर्कआउट करनी है, इक्वेशंस को बस कवर करने की जरूरत है कि इक्वेशन क्या दी गई है और उसका टाइप क्लासिफाई कर दिया अपन ने। ठीक है। एग्जाम्पलर 3.1 क्वेश्चन 2। नाउ थर्ड वन। क्वेश्चन 3, थ्योरेटिकल ग्राउंड क्वेश्चन। लेट्स से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 3, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। किस किस को कंसिस्टेंट में डाला था हमने भी? इंटरसेक्टिंग भी और कोइंसिडेंट भी। तो मेरा आंसर कौन सा निकल के आ जाएगा? ये सी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। ओके, ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी। दिस वन हैज बीन आंसर्ड।
The pair of equations y equal to 0 and y equal to 7, y equal to minus 7 will have one solution, two solution, infinitely many solutions or no solutions. अपने को आइडेंटिफाई करना है y equals to 0 and y equals to minus 7. अगर आप लीनियर इक्वेशन में समझना चाहो इसको तो पहले वो बता देता हूं. दिस इज 0x plus y is equal to 0 and the other one is 0x plus y is equal to minus 7. क्या लगता है आपको इन इक्वेशंस को देख करके आपको कि कौन से टाइप की लाइंस बनेंगी ग्राफ पर? ये इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट? Why not we plot them? That is more comfortable zone. Y equal to 0 is the equation of x-axis. This is the equation of x-axis. X-axis का equation है ये. Class 9 linear equation. NCERT में 9 लाइन लिखी है ये वाली. The equation of x-axis is y equal to 0. तो y equal to 0 मतलब खुद x-axis की बात चल रही है. तो एक लाइन तो यही है हमारा ग्राफ की. Where is the other one? y equals to minus 7. यहाँ पे कहीं minus 7 नंबर होगा, वहां पर ये लाइन बनी होगी. ये रही y equal to minus 7 and these two lines are parallel. These two lines are parallel. That means they will have no solution. प्रैक्टिस करते समय जैसे कोई ऐसा पॉइंट या प्रोस्पेक्टिव आया जो अपने से डायरेक्ट अप्रोच नहीं हुआ था, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है कि हम वही चीज वहां पे आगे एग्जाम में मिस ना करें. जो आ रहा है वो तो आ ही जाएगा. जो चीज अपने को बन रही है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जहां भी थोड़ा सा भी क्वेरी जनरेट हो गई और अपना अटेम्प्ट नहीं हुआ है, वो हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन बनेगा. उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है, नोट करके. ठीक है. तो इफ यू हैव सच काइंड ऑफ इक्वेशंस विथ यू, you can have their plotting on the graph and we'll work out here what type of equations they represent. Next, जहां पर आप चैलेंज फेस करो, जो आपका वीक पॉइंट निकल के आएगा वो टारगेट होना चाहिए. जो बन रहा है वो तो अपनी जगह रेडी है ही ऑलरेडी. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट. वही सब कुछ होता है. वीकनेसेस खत्म करते हुए चलेंगे, कंसर्न्स दूर करेंगे, मार्क्स अपने आप आएंगे. नेक्स्ट वन, already asked in the school, in the exams. Already asked in the exams. अगर लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड किया गया होगा तो दिस इज एग्जैक्टली ऑन द सेम ग्राउंड. आप पता लगा सकते हो कि वेयर व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ दीज इक्वेशंस विल लीड टू. वेरी इंटरेस्टिंग. asked in school exams already. What these two equations will generate on the graph. Or we can go with the linear equation format. X plus 0y is equals to a and 0x plus y is equals to b. What kind of lines they are supposed to generate, what kind of graph they are supposed to generate. This is a very, very important question asked in school exams multiple times. जो डिफिकल्ट लगे उसको प्लीज स्किप और होल्ड मत करो. उसके पीछे पढ़ के उसकी क्लियरिटी ले लो. यार मुझे ऐसे कैसे नहीं बनाया, हाउ दिस नॉट एबल टू कनेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वन. x is equal to a. If you plot a graph, some a value on x-axis would be here, and that will give you the graph like this. X is equal to a. This is the graph of x is equals to a. And y is always b. So y will always give you the answer some b values here. And when a line is drawn,
the two lines intersect at the coordinate A, comma B. So my answer is very important aspect. Very important aspect. We should not be missing or skipping this. कुछ चीजें में लगता है यार मेरे को टिपिकल लग रही है, मेरे को समझ में नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन से क्या फर्क पड़ जाएगा, एक टॉपिक से क्या फर्क पड़ जाएगा। वही एक अकेला टॉपिक अगर इस चैप्टर से आपको बन गया पेपर में तो फिर वो दिक्कत हो गई सब कुछ छोड़ के। तो दिस इज अ स्पेशल काइंड। नेक्स्ट, दैट इज व्हाट exemplaries विल बी गिविंग अस एडिशनल वेराइटीज टू कवर अप, जिनके ऊपर थॉट सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं बन पाता है जब तक परफॉर्म ना किया हो। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। सी इफ इट वर्क आउट, जनरेट नहीं हो रहा है वो। ठीक है, सो रेशो हमें फाइंड कर के का वैल्यू फाइंड करना है, वो अपन खुद से जनरेट कर लेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो हमें बताना है कि ये लाइंस अगर को इंसिडेंट है, ऑलरेडी गिवन द लाइंस आर लाइंस टू बी को इंसिडेंट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो जो को इंसिडेंट लाइंस का रेशियो होता है उसको यूज कर लेते हैं, को इंसिडेंट लाइंस का रेशियो यूज कर लेते हैं, which says that A1 A2 B1 B2 and C1 C2 must be equal. Let's put the values. A1 3, A2 6, B1 minus 1, B2 minus K, C1 and C2 16, क्योंकि यहां शिफ्ट होने के बाद एबीसी की वैल्यूज को उठाया जाता है। एवरीथिंग शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये भी पता रखना, नहीं तो आपका रेशियो इमीडिएटली मिसमैच हो जाता है अगर आप माइनस के साथ उसको उठा लेते हो तो कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे वन क्वेश्चन को, है ना। सो दैट गिव्स अस 1/2, दैट गिव्स अस 1/k, दैट गिव्स अस 1/2। so very clearly the value of k on comparison is 2. Okay, that was question 6 from the exemplar. Moving on to the 7th one. हमने इन क्वेश्चंस को वैसे भी डील किया था जब हमने रेशियोज डिस्कस कर लिए थे, तब कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पे अपन ने इन क्वेश्चंस को लिया था। चलिए इन दो इक्वेशंस पे ट्राई करते हैं। नाउ द लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल and we have to find the value of k. Same task for the parallel lines now. Okay, parallel lines, the ratio says a1 a2 not equals to, sorry, a1 a2 equals b1 b2 but not equals to c1/2. Let's put the values now. 3 2 2k 5 2 -2 and 1. ठीक है, so we are not interested with the not equal to case. We'll find k from here, that's it. We'll find k from here, done. And what it is supposed to be, k is equals to 15/4 directly. 15/4, just cross multiplications and we are done with k. 15/4 एब्सोल्युटली ऐसे ही क्वेश्चंस अपने को बोर्ड्स में मिलेंगे और बिल्कुल ऐसे ही सवाल हमें हमारे स्कूल एग्जाम्स में मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रेशियोज। दैट वाज द 7th क्वेश्चन फ्रॉम exemplar. Moving to the next one. Okay, 7th question from the exemplar coming. Here it is. Now we again have two equations for infinitely many solutions indirectly given.
infinitely many solutions. That means the lines are coincident. Let's compare the ratio. Let's compare the ratio for these two equations. Find the value of C. The ratio is A1 upon A2 must be equal to B1 upon B2, which must be equal to C1 upon C2. बताओ. The question has taken a twist. Check करो. क्या प्रॉब्लम हो गई? इक्वल ही नहीं है. B1 upon B2 और C1 upon C2 तो इक्वल ही नहीं है. How will the equations have infinitely many solutions then? है ना? So the options given was 3, -3, -12 and no value. क्या टिक लगा, क्या ना था? नो वैल्यू. द आंसर मार्क्ड. मतलब इसमें बहुत मतलब इसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल की लगती है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी वर्किंग आउट दिस थिंग. यस, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट दे विल से कि यार सी का वैल्यू कितना आएगा. सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3. और क्योंकि वो ऑप्शन में दिख जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाता है. बढ़िया है, सही है ना? तो दैट मीन्स करेंटली व्हाट वी विल डू इज the equations will have, the C will have no value. ठीक है. Moving to the next one. That was 8 from the exemplar. Now the ninth question. Now the ninth question. Be very careful. Questions are tricky, है ना? Next देखते हैं. अब देखो यहाँ पे वो वर्ड इस्तेमाल हुआ जिसको अपन ने अलग से इंक्लूड किया था. डिपेंडेंट. डिपेंडेंट वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस. दैट मीन्स कौन सा टाइप? डिपेंडेंट मतलब कौन सा टाइप? We just talked about it. Coincident. Dependent means coincident. Coincident. तो अगर एक इक्वेशन ये है, coincident की एक इक्वेशन ये है, तो which one should be the second? Which of them should be the second? Carefully. Carefully. We need all the ratios equal. We need all the ratios equal. Come on. Which is the correct one? We need all the ratios equal. We need all the ratios equal. Come on. Are you guys checking the numbers? Check the sign only. कि जो साइन साइन एक जैसे होने चाहिए. या तो पूरी तरह ऑपोजिट या पूरी तरह सेम. या तो पूरी तरह ऑपोजिट या तो पूरी तरह सेम. डी. करेक्ट. एब्सोल्युटली फाइन. फर्स्ट रेशो -1/2, सेकेंड रेशो -1/2, थर्ड रेशो उधर -2 लेके जाओगे. उधर अगर -2 लेके जाओगे तो ये उधर या दोनों एक ही तरफ है. दे आर गिविंग यू -1/2 अगेन. ओके. यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट. We checked out with the ratios. All of them must be equal. I was asking about कि साइन एक जैसा होना चाहिए, रेशियो सेम रखना है. तो ये माइनस से अगर प्लस हुआ, ये प्लस से माइनस हो गया, दोनों चेंज हो गए, तीसरा भी चेंज हो गया, तो या तो तीनों डिफरेंट होने चाहिए थे या तो तीनों सेम होने चाहिए थे. ओके देन. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 10. इक्वेशंस दी रहती हैं और हमें चेक करना पड़ता है वो सॉल्यूशंस जो दिए गए हैं वो किस इक्वेशन के आंसर्स हैं. किस इक्वेशन के आंसर्स हैं चेक करते हैं. इन चारों में से कौन सी सेट ऑफ इक्वेशंस हैं
जो कि उन एक्स और वाई की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी। हम तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला ही अपने लक में होगा तो फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा, नहीं तो सब पे चेक करना पड़ेगा। कौन सी सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जिसका आंसर एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -3 आने वाला है? यह सेटिस्फाई करेगा, आने वाला है तो क्या करेंगे, पर सेटिस्फाई कर रहा होगा। एक ही हो सकता है। इफ द फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाइज, you don't have to check out the rest of them. Don't waste time on checking the rest of them if first one is satisfying. If it is not, we'll move to the second option then. Is the first option satisfying the equations? Yes, sir. Yes, absolutely. 2 -3 is -1. 2 into 2, 4 plus of 4 plus 9. 4 plus 9. That's not our answer. This equation is not satisfying. This is not satisfying. Go to the B option then, quickly. Let's check the B option then. 4 -15 is -11. Yes. 8 -30 is -22. Yes. So B option is satisfying with the solutions. So that's our option to be selected. B. Question 10. B part. तो जब आपको इस तरह का वर्कआउट आए तो यू हैव टू जस्ट वेरीफाई कि एक्स और वाई शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑन बोथ द पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रेंज कमिंग अप, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द एग्जाम्पलर 3.1। लेट्स सी। Exemplar will add on to our vocabulary in terms of the type of questions that are supposed to be asked. Okay, let's see now. MCQs से तो काफी स्किल्स डेवलप होती हैं, वर्किंग आउट, थिंकिंग एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। If x is equal to a and y equal to b is the solution of the equation this and this, then the values of a and b are, तो इनडायरेक्टली वो सोल्यूशन ही पूछ रहा है, तो मैं तो सीधे ऐड कर दूंगा ना इनको। आई वुड डायरेक्टली सिंपली सॉल्व देम। ये एड ऑन थोड़ा सा वर्किंग जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। ओके, ऐड किया। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, और अगर x 3 आया है तो y कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन हो गया सी। सो दैट वाज जस्ट फाइंडिंग द सॉल्यूशन, है ना, ऐसा भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके ना, अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है बट इन एमसीक्यू फॉर्मेट, तो सॉल्व करना होगा। चलिए, एमसीक्यू में जब वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, तो स्ट्रैटेजी भी लग सकती है, ट्रिक लग सकती है कि कौन से नंबर्स हैं जो ऊपर वाली सिचुएशन को फुलफिल कर रहे हैं, रेदर देन डूइंग द होल प्रोसीजर। ट्राई करके देखते हैं। अगर आप गिवन ऑप्शंस में से डेटा भी सेटिस्फाई करवा लो तो भी आपका काम है। ये वो डिनोमिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। ओके। Aruna has only rupee 1 and 2 coins with her. If the total number of coins that she has is 50, total number of coins is 50 and the amount of money is 75. Do I have to solve the complete? No. Elimination technique लगाओ। कौन सा ऑप्शन साफ साफ कैंसिल हो रहा है? बी, क्योंकि 50 से ज्यादा सिक्के हैं यहाँ पे। और बस दैट्स इट। चलो, अब अमाउंट कितना चाहिए? 75। चेक करो कि 75 का अमाउंट कहाँ मिल रहा है। 75 का अमाउंट कहाँ मिल रहा है? नहीं बेटा, तीनों में अगर आप चेक करोगे तो और कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है? और कोई ऑप्शन मनी के टर्म्स में एलिमिनेट हो रहा है? ये वाला, ये वाला,
क्योंकि 35 रुपीज में 35 कॉइन्स में कितने रुपीज हो गए? 70, और 15 में कितने हो गए? तो यार ये तो 85 रुपीज हो गए ना, ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, डी आंसर है, ए वाला नहीं हो सकता। यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है? 65, दैट्स इट, डन। तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके। तो वर्ड प्रॉब्लम्स इन एमसीक्यू फॉर्म कैन बी अटेम्प्टेड लाइक दिस, है ना? ठीक है, अपन इक्वेशन बनाए, पूरा पूरा सॉल्व करें, दैट विल कंज्यूम टाइम। दैट वाज द 12th वन। लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, एन एज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस, क्योंकि पहली लाइन से तो सारे ऑप्शन एप्लीकेबल है, एज के नंबर्स के हिसाब से भी एप्लीकेबल है। 4 years हेंस वाली इक्वेशन एक है, वो बना के अपन काम कर सकते हैं। सन की एज को अगर मैंने x मान लिया, फादर की एज को अगर मैंने y मान लिया, तो y इज इक्वल टू 6x मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 4 साल पहले यानी y-4, फादर की एज बच्चे की एज का 4 टाइम्स थी, जो कि x-4 रहा होगा, उसका भी कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ये रही सेकेंड इक्वेशन, यहां से बन रही है। इतना वर्कआउट है, क्विक वर्कआउट चाहिए, एमसीक्यू में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया जा सकता एग्जाम में भी। y की वैल्यू 6x रख देते हैं, जो अवेलेबल है। 6x-4x इज इक्वल टू -16 + 4, 4x 4 year hence, अच्छा hence, सॉरी, I just missed that. हाँ, absolutely. So we got 6-4 is equal to 16-4, and we got the age of the child as 6. And when we have the value of x, the option is done. ठीक है, okay. That was 13th question from the exemplar. The MCQs are done. Moving on towards the theoretical sections now. We'll take the word problem section. They have asked some questions regarding whether the equations will have no solution, coincident line, consistent. So you have to just check the ratio. First exercise of the NCERT that we had worked on. Na? Okay, fine. All of them are just based on that part. Now, some interesting varieties coming up. ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द लीग क्वेश्चंस भी आएंगे हमारे पास यहाँ पे। Okay, that is, now we are going with the third exercise, first question. Question mark जो है, that is lambda, given as lambda, variable बना हुआ है वो, so that's lambda symbolized square. For which values of the lambda, that is the variable, do the pair of linear equations have? First case, no solution. इनको वर्कआउट करना है, सॉल्व करना होगा। नोट करो, स्पेशल टाइप है, स्पेसिफिक टाइप है, मिलेगा नहीं कहीं और का वर्कआउट के लिए। इक्वेशंस नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट की तो नीड नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स ले लेते हैं, इक्वेशंस ले लेते हैं। मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही। लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, and x plus lambda y is equal to 1, that is the second equation. Lambda x plus y is equal to lambda square, x plus lambda y is equals to 1. नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए?
नो सोल्यूशन, फर्स्ट केस, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस, है ना? दैट मीन्स द रेशियो दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज a1 upon a2 equals to b1 by b2 but not equal to c1 c2। वैल्यूज रख के देखते हैं। a1 लैम्डा, a2 1, b1 1, b2 lambda not equal to c1 lambda square and that is 1। ओके, ये बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन है, इट्स नॉट एट ऑल अ इजी टास्क, बिल्कुल जनरलाइज नहीं है वो। आपको बहुत ध्यान से कंपैरिजन करते आना चाहिए इन बातों का जो सामने लिखी है यहाँ से, आपको मेरे को लैम्डा का वैल्यू देना है। वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, बहुत लिमिटेड लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही अटेम्प्ट। लैम्डा इज 1। ओके, वी हैव सम इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स हियर। देखो, ट्राई करो, सोचो। एक्चुअली आपको ना स्क्वायर्स और क्यूब्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इसके लिए। अब आप सोच रहे हो क्यूब कहां से आ रहा है? चलो बताता हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखना। मतलब ये वो 10% वाले बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत लिमिटेड लोग सही करते हैं और फिर वही लीड मिल जाती है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, वेरी इजी, इजी, एवरेज, हार्ड, वेरी हार्ड। तो ये बिल्कुल टॉप कैटेगरी का है। अब क्या होगा, अगर आपने पहले दोनों को कंपेयर किया होता, जो कि आपने किया, एवरीबडी हैज डन दैट होपफुली, तो आप लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखते। समझना, आप कुछ कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हो आज नया, अगर आपको नहीं पता तो। अब मुझे आप ये बता दो अगली स्टेप में कि लैम्डा की वैल्यू कितनी। ये आपने बता दिया तो आपको पता है कि क्या करना। हम्म, व्हाट इज लैम्डा हियर नाउ? जब भी याद रखना, क्लास 9th में बोला, क्लास 9th ऑनवर्ड्स, हम जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज मेंशन्ड इन 2 साइंस +-1। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन वहां तो एक ही अभी इसको क्लियर है, लेकिन इसमें से शॉर्टलिस्ट करना है, दोनों पॉसिबल भी नहीं है। आओ देखते हैं कैसे। लेट्स स्विच टूवर्ड्स द नेक्स्ट रेशो। ये हमने अभी तक कहीं यूज नहीं करना पड़ा अपने, यहां होगा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या पता चला कि लैम्डा क्यूब शुड नॉट बी इक्वल टू 1। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, लैम्डा क्यूब अगर 1 नहीं हो सकता तो वो 100% क्या बचेगा, मतलब पॉजिटिव नंबर नहीं ले सकते फिर आप। तो इन दोनों को इंटरप्रेट करने के बाद हमारा फाइनल कंक्लूजन निकला कि लैम्डा कैन हैव ओनली वन वैल्यू विच इज -1, जो कि फर्स्ट रेशो से सिर्फ नहीं पता चलती, इसको इंक्लूड कर लिया, है ना? तो क्यूब की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, क्यूब की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। ओके, ओके, दैट इज द स्पेशल केस। फिर अपने को नेक्स्ट रेंज पे काम करना है। स्क्वायर्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकते बट क्यूब हो सकते हैं। अगला क्या पूछ रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, वही सेम इक्वेशंस के लिए बताओ, वही सेम इक्वेशंस के लिए अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का केस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? +1 ओनली, या बोथ? हम्म, now I need infinitely many solutions, that means the third ratio also need to be equal. The third ratio also need to be equal. Is that possible with -1? Is that possible with -1? No. All the values needs to be positive
and squares and cubes are positive when the number is positive. So in that case, lambda will be 1. In second case, lambda will be 1. ये रहे दोनों पॉइंट्स आ गए, दोनों पॉइंट आ गए कि क्यूब को भी 1 होना है और स्क्वायर को भी 1 होना है, तो वो सिर्फ +1 के साथ ही पॉसिबल है. दैट्स द सेकेंड केस सॉल्व. Third case is asking us for a unique solution. Any value except ±1. Okay. Now in that case, I am supposed to use the ratio a1 upon a2 not equals to b1 by b2. Lambda upon 1 should not be equal to 1 upon lambda. Lambda square should not be equal to 1. Lambda should not be equal to ±1. That means दोनों ही possible नहीं है ना? तो all natural numbers, all numbers except +-1 not equal to आया ना बीच में, except लिखना होगा. All values except +-1. ठीक है. तो ये क्वेश्चन ने अपने को तीनों रेंजेस को डील करवा दिया. You will have these questions from exemplar in your school exams. तो मतलब इनको रिव्यू करना एक बार अभी क्लास में तो हो गया है, पर वो अगले एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने भर बाद जब भी हमारा एग्जाम इस चैप्टर का शेड्यूल हो तो हमें रिव्यू लेना बहुत जरूरी है. एग्जाम्पलर आपकी कोर्स बुक का हिस्सा है, आपको उसको कोर्स बुक मान के ही चलना है. वो कोई एडिशनल बुक नहीं है, कोई प्रैक्टिस बुक नहीं है. नेक्स्ट, कंसिडर इट योर कोर्स बुक, सेम इंपॉर्टेंस एज दैट ऑफ एनसीईआरटी. Attempt the next one. Question number 2. Give it a try. Value of k when the equations have no solution. ठीक है, चेक कर लिया जाए, देख लेते हैं कौन सही. तो we need to have no solution. That means the lines are parallel and the ratio that I need is a1 upon a2 equals to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. Let's check. K upon 12 is equals to 3 upon k is not equal to k minus 3 upon k. Is that fine? Now, moving on towards the first ratio. If we move towards the first ratio, k square comes to be 36. K comes out to be ±6. अभी तो दोनों ऑप्शन है, अभी दोनों ऑप्शन है. Now we have to confirm from the next ratio. In the next ratio, 3k is not equal to k square minus 3k. Right? Now, k square minus 6k not equal to 0. ठीक. Now, k and k minus 6 are the two factors. K should not be equal to 0 is the one case, जो कि पहले वाले से कंसर्न ही नहीं था, हमें सिर्फ 6 छाटना था. K minus 6 should not be 0. That means k should not be +6. K should not be +6. Then the conclusion comes that it will be compulsorily -6. It cannot be +6. K cannot be +6. और अगर आप ये सॉरी, केस 1 केस 2 इक्वेशन में, तो मेरे पास इतना टाइम हो तो बिल्कुल कर सकते हैं अपन का. 2 मिनट लगेगा, ठीक है, 5 मिनट्स, ओके. रेशो चेक करने के लिए ना, बस रख के रेशो चेक करा होगा अपन ने.
ठीक है, तो k कैन बी ओनली -6, इट कैन नॉट बी +6, यहां से नॉट इक्वल टू निकल के आ गया, है ना। आप सोच रहे हो, शायद आप सोच रहे हो, अगर आपके अपना थॉट में जा रहा होगा कि मैंने ब्रैकेट्स क्यों बनाए, मैंने ये क्यों नहीं कर दिया, मतलब why just I didn't just simply shift it over here, cancelled out a k with a k and I got that k should not be 6। हम्म। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा आएगा जब मैं आपको ये बता पाऊंगा कि ये टेक्निक सरासर गलत है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी इक्वेशन की डिग्री कितनी है, डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, 2। और किसी भी 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं, 2। अभी कितना निकला, सिर्फ एक। यहां मैंने कितने निकाले, 2। ठीक। तो कभी अगर वो पहला वाला केस भी 0 का आउटकम दे रहा होता तो चेक करने में काम आता है, ऐसा एक जगह होने वाला है, अभी आपको क्लियर करूंगा मैं, कि अगर हमने ये टेक्निक करी होती तो हम सही आंसर पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो दैट इज नेवर डन, दैट हैज टू बी नेवर डन, है ना, ध्यान रखना। इसलिए मैंने उसको शिफ्ट नहीं किया, मैंने उसके फैक्टर्स बनाए, उसको फैक्टराइज किया मैंने, फैक्टराइज किया। ठीक है, यू विल कम टू नो अबाउट इट एट अ मोमेंट। ठीक है, ओके। तो ये हमने एक स्पेशल वर्क, ये क्वेश्चन पूरा वर्कआउट हो गया ये वाला। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न हमारे पास आ रहा है, लीनियर इक्वेशंस बनेंगी जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। एक और करते हैं आज, एक और वर्कआउट, ये वाला लास्ट। चलिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस लाने हैं, तो ए और बी का आंसर क्या होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, ए और बी की हमें वैल्यूज चाहिए इफ वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस टू गो। लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन। 1/a - b, 2/a + b, 1/a + b - 2, ये बन गए रेशोस। पहले इन दोनों को टारगेट करते हैं, ए और बी के बीच में इक्वेशन बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a + b = 2a - 2b, तो 3b = 3, 3b = a आ गया। डन, लेट्स कीप इट सेफ। नाउ विल टेक द नेक्स्ट टू, अब इनको कंपेयर करेंगे। क्लियर फ्लो है, बिल्कुल कोई चैलेंजिंग कुछ भी नहीं था उसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा और ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए का वैल्यू 2a - 2b - 4 = a + b, a + b = 4। a की जगह आई एम पुटिंग 3b, 3b + b = 4, मैंने ए की जगह 3b रख दिया यहाँ पे लाके। 4b = 4, b = 1, और अगर b 1 आया है तो a आ जाएगा, a is 3b, यानी 3 × 1, a comes out to be, these are my answers। क्लियर, सिंप्लीफाइड, आई गेस नो कंसर्न्स, कोई एरर अवॉइड करने हैं। ओके, विल कंटिन्यू विद द एग्जाम्पलर प्रैक्टिस, है ना, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, फाइंडिंग।